विशाल को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसने बूढ़े दंपति की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी। अब उसमें कॉन्फिडेंस भी है कि वो जल्दी से सभी की आत्माओं को मुक्ति दिलवा के खुद भी होटल राजमहल से फ्री हो जाएगा। तभी अचानक से विशाल के सर के ऊपर लगा झूमर जोर जोर से हिलने लगा। साथ ही विशाल को किसी लड़की के बहुत ही दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई दी। विशाल डर के मारे अपने डेस्क से पीछे हट गया और उसे तभी एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और होटल राजमहल का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक 21-22 साल का लड़का भागता हुआ अंदर आया। विशाल ने उससे पूछा, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? लेकिन वो लड़का बिना कुछ बोले भागता हुआ लिफ्ट की तरफ गया। वो देखने में काफी परेशान लग रहा होता है और उसने बौखलाते हुए लिफ्ट के बटन को जोर जोर से दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं आई। इसलिए वो लड़का सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और ऊपर बढ़ने लगा। तभी विशाल को फिर से वही रोने की आवाज आने लगी। विशाल भी जल्दी से उस लड़के के पीछे भागा। वो लड़का 8वें फ्लोर के रूम नंबर 8001 में गया। विशाल भी उसके पीछे जाकर अंदर की ओर देखने लगा। अंदर एक 16-17 साल की लड़की बैठी हुई है जिसके कपड़े फटे हुए हैं। उसके शरीर पर कई जगह पर जख्म भी उभरे हुए हैं, जैसे किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की हो और वो रो रही होती है। विशाल समझ गया कि इसी लड़की की रोने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। विशाल जैसे ही थोड़ा अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो विशाल हैरान रह गया। उस लड़की के पास खून का तालाब दिखाई दे रहा है। उस लड़की ने ब्लेड से अपनी नस काट ली है और वो रोती हुई दर्द में करहा रही है। वो लड़का भागकर उसके पास गया और चिल्लाया, तूने ये क्या किया रिया? क्यों किया ऐसा? उस लड़की ने उस लड़के से कहा, भैया मैं हार गई, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहते कहते उस लड़की ने दम तोड़ दिया। वो लड़का बुरी तरह से चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। ये क्या हो गया भगवान? मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। वही विशाल दूर से खड़ा सब देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा भी लग रहा होता है। तभी वो लड़का बोलता है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि विशाल कुछ समझ पाता, उस लड़के ने अपनी बहन के हाथ से ब्लेड लिया और खुद की भी नस काट ली। देखते ही देखते पूरा कमरा खून से सन गया और वो लड़का भी तड़पते मर गया। विशाल की आंखों के सामने ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसी उसने कल्पना तक नहीं की थी। वो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी वो दोनों लाशें धुएं की तरह वहां से गायब हो गई और विशाल को कुछ समझ नहीं आया कि ये अचानक कहां धूमिल हो गई। विशाल जैसे ही अपनी सीट पर जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो दोनों भाई बहन उसके सामने खड़े होते हैं। उन दोनों की आंखों से खून बह रहा होता है और चेहरा पूरा जला हुआ होता है। वो लड़का विशाल से कहता है, तुम्हें हमें न्याय दिलाना होगा विशाल। तुमने आने में वैसे ही बहुत देर कर दी है, अब थोड़ा भी वक्त जाया किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विशाल हकलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं करूंगा जो तुम कह रहे हो। इतनी देर में विशाल वहां से नीचे अपनी सीट पर चला जाता है। वो दराज खोलकर रजिस्टर में 8001 रूम नंबर के बारे में पता करता है तो उसे कुछ भी उसमें नहीं मिलता। विशाल बार बार रजिस्टर के पन्ने पलट पलट कर देखने लगता है। वो अभी ढूंढ ही रहा होता है तो उसे अपने सामने किसी की आहट महसूस होती है। तभी उसे अपने सामने मल्लिका दिखाई देती है। मल्लिका हर बार से अलग इस बार बाथरोब में नजर आती है। उसके पूरे शरीर से पानी टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा होता है, जैसे वो अभी अभी नहा कर आई हो। मल्लिका बला की खूबसूरत दिखाई पड़ती है। उसके सीने का तिल भी
साफ दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर विशाल उसको देखता ही रह जाता है। ना चाहते हुए भी विशाल की नजर उस पर से हटती ही नहीं। मल्लिका बोलती है, देख क्या रहे हो विशाल, आओ ना, मेरे पास आओ। उस दिन भी तुम कुछ नहीं कर पाए थे, आज तो मैं तुम्हारे सामने हूं और खुद से अपने करीब आना ऑफर कर रही हूं। अब इतना सोच क्या रहे हो? विशाल जैसे किसी सम्मोहन से बाहर आता है और मल्लिका पर से नजरें फेरते हुए कहता है, देखिए मैम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं आपके साथ ऐसा कुछ करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। आप बहुत खूबसूरत और आकर्षक हैं, लेकिन मेरा ईमान मुझे ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें मत किया कीजिए। मल्लिका ये सुनकर विशाल के करीब जाती है और कहती है, ओह सो स्वीट विशाल। इतना कहकर मल्लिका वहां से जाने लगती है और बोलती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें सबसे नीचे की दराज में मिलेगा। इतना कहते हुए मल्लिका हंसते हुए वहां से धुएं की तरह गायब हो जाती है। विशाल ये सुनकर भौचक्का खड़ा मल्लिका को जाते हुए देखता रह जाता है। फिर विशाल फटाफट सबसे नीचे की दराज को खोलकर 8001 रूम नंबर के रजिस्टर और आईडी प्रूफ की कोई कॉपी ढूंढने लगता है। विशाल को वह रजिस्टर पर नाम मिलता है, मानव सिंघानिया। फिर विशाल आईडी प्रूफ देखता है और तभी उसके सामने मानव का आईडी प्रूफ आता है, लेकिन उस पर जो फोटो होती है वो उस लड़के से अलग होती है जिसे विशाल ने अभी अभी देखा था। विशाल थोड़ा हैरान हो जाता है और उस प्रूफ को इग्नोर करके और पेपर्स चेक करने लगता है। तभी विशाल के दाएं कान से बंसी की आवाज आती है, ये तो गलत कर रहा है। उसी वक्त विशाल के बाएं कान से मुरली बोलता है, मानव से मिल। इतनी देर में घड़ी 3:30 बजने का इशारा करती है और चारों तरफ डरावने चीखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। विशाल फटाफट उस पेपर को लेकर बाहर निकल जाता है और एक मकसद के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में पहुंचकर विशाल थोड़ा आराम करता है, लेकिन रह रहकर उसे उसी भाई बहन का ख्याल आ रहा होता है। विशाल उठता है और समय देखता है तो उसे घड़ी में दोपहर के 2 बजते दिखाई देते हैं। विशाल उठकर आईडी प्रूफ की कॉपी को देखते हुए सोचने लगता है, ये फोटो में तो कोई और लड़का है और शायद यही मेरी कुछ मदद कर दे। मुझे इस लड़के से बात करनी चाहिए। तभी उसके कमरे में प्रिया आ जाती है और विशाल के दाएं कान में बंसी फुसफुसाता है, अब इस चुड़ैल के साथ फिर से शुरू मत हो जाना। फिर बाएं कान में मुरली की आवाज आती है, मत बोल, रात 11 बजे से पहले मानव को होटल लेकर जाना है। इससे पहले कि विशाल कुछ कहे, प्रिया उसको गले से लगा लेती है और कहती है, आई नीड योर लव बेबी। तुम ये राजमहल की नौकरी छोड़ दो ना, मुझे रात को तुम चाहिए हो बस। विशाल प्रिया को दूर करता हुआ कहता है, प्रिया, नौकरी मैं अभी नहीं छोड़ सकता, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया उसको किस करने लगती है और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। विशाल उसको रोक देता है और बोलता है, तुम्हें बस यही चाहिए क्या मुझसे प्रिया? प्रिया भी गुस्से में जवाब देती है, मैं क्या करूं विशाल, दिस इज माई नीड, और किससे कहूं मैं ये जाकर तुम्हारे सिवा? विशाल प्रिया को प्यार से समझाते हुए कहता है, मैं समझता हूं प्रिया, लेकिन मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, अभी नहीं बेबी। इतना कहकर विशाल फटाफट रूम से बाहर निकल जाता है। प्रिया को विशाल का इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। विशाल उस मानव के नंबर पर कॉल करने की सोचता है। वो जैसे ही मोबाइल में डायल करने लगता है, तभी हवा का एक ठंडा झोंका विशाल को महसूस होता है और तभी
तेज हवाएं चलने लगती हैं और धूल इधर उधर उड़ने लगती है। तभी उस उड़ती धूल से एक औरत की आकृति सामने बन जाती है और विशाल से कहती है, वो आदमी इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिलेगा विशाल। तुम्हें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना होगा। इतना कहते ही वो आकृति मिट्टी बनकर नीचे जमीन में समा जाती है और विशाल हैरान खड़ा ये सब देखता रह जाता है। तभी कुछ सोचकर विशाल मानव को कॉल मिलाता है। 2-3 रिंग के बाद मानव फोन उठाता है। हेलो, विशाल बोलता है। हेलो सर, मैं ओमेगा से विशाल बोल रहा हूँ। सर, हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट किया था जिसमें आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है। मानव ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा। विशाल ने आगे कहा, जी सर, इसीलिए आपको हम 3 दिन और 2 रातों के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। मानव ने बोला, कौन सी जगह भेज रहे हैं? विशाल ने बताया, सर हमारे पास टोटल 15 डेस्टिनेशन है। आप उसमें से कोई भी अपनी पसंद की जगह चूज कर सकते हैं। मानव बोला, हाँ, बताइए कौन कौन सी जगह है? विशाल ने कहा, सर उसके लिए मुझे आपसे मिलना होगा और आपके कुछ आईडी प्रूफ भी चाहिए होंगे। मानव ने कहा, ठीक है, फिर आप मेरे ऑफिस आ जाइए। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ। विशाल उससे पता लेकर ऑटो से उसके ऑफिस की ओर निकल जाता है। मानव के ऑफिस पहुंचकर विशाल उससे कॉल करता है और वो उसे अपने कैफेटेरिया में ले जाता है। विशाल अपने सामने मानव को देखकर पहचान जाता है कि यही वो आदमी है जिसके नाम पर होटल राजमहल का रूम नंबर 8001 बुक था। मानव विशाल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। विशाल मानव से सीधे पूछता है, सर आप आज से पहले कभी होटल राजमहल आए हैं? होटल राजमहल का नाम सुनते ही मानव के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। मानव थोड़ा घबराहट के साथ बोलता है, कौन सा होटल? मैं कभी नहीं गया वहां। और तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम? विशाल समझ गया कि मानव झूठ बोल रहा है। तब उसने कहा, अगर तुम कभी होटल राजमहल नहीं गए तो तुम्हारे आईडी प्रूफ की कॉपी वहां क्या कर रही है? ये कहते कहते विशाल अपनी जेब से वो कॉपी मानव के सामने रख देता है। देखते ही देखते मानव के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं और वो गुस्से में बोलता है, कौन है तू? विशाल कहता है, वहां पर 2 मासूम भाई बहन की मौत हुई थी और कहीं ना कहीं उस सब के पीछे की वजह तुझसे जुड़ी हुई है। मानव चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ यहां से अभी क्या भी। विशाल ने मानव से कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? मानव ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं पुलिस को बुला लूंगा, जा यहां से। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तू क्या पुलिस बुलाएगा? पुलिस को तो मैं लेकर आऊंगा। इतना कहकर विशाल वहां से उठकर बाहर निकल जाता है। मानव ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो होटल तो उसी रात जलकर खत्म हो गया था, तो इसके पास ये सब कैसे? तभी मानव को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कान में आवाज आई, तेरी मौत तुझ तक पहुंच चुकी है। फिर दूसरे कान में आवाज आई, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मानव डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कौन है? लेकिन किसी को वहां ना देखकर मानव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक कैंटीन में पड़ी एक कांच की बोतल अपने हाथ से उड़कर आती है और मानव के सर पर आकर जोर से लगती है और उसके सर से तेजी से खून बहने लगता है। उसके ऑफिस वाले फटाफट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। विशाल एक ऑटो में बैठकर अपने कमरे की ओर जा रहा होता है और इस सब के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कैसे मानव को होटल राजमहल लेकर आए। तभी
घड़ी 11 बजने का इशारा करती है और उसका सर घूमने लगता है। तभी विशाल उस ऑटो से गायब हो जाता है और ऑटो वाला यह देखकर हैरान रह जाता है। वहीं विशाल खुद को होटल राजमहल की रिसेप्शन पर पाता है। विशाल बहुत परेशान होता है। तभी वहां पड़ी रिक्लाइनिंग चेयर हिलने लगती है, जैसे कोई अभी उस पर आकर बैठा हो। लेकिन विशाल को वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर विशाल थोड़ा घबरा जाता है। विशाल जैसे ही अपनी चेयर से उठता है, तभी होटल राजमहल की लाइट जलने बुझने लगती है। विशाल डर से कांपता हुआ उस रिक्लाइनिंग चेयर के पास जाता है और अपने हाथ से उसे रोकता है। विशाल के रोकने से वो चेयर अपने आप रुक जाती है। ये देखकर विशाल की सांस में सांस आती है। विशाल वापस अपनी सीट की ओर जाने लगता है तो वो चेयर फिर से हिलने लगती है। विशाल के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वो डरता डरता पीछे पलट कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां उसे मल्लिका बैठी हुई दिखाई देती है। विशाल उससे पूछता है, अब आप? मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। उसने ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन पहना होता है। मल्लिका पूछती है, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे थे, इसलिए मैं आ गई। क्या हुआ तुम्हें आज? विशाल ने कहा, वो मुझे आज मानव मिला था, लेकिन उसने ऐसा किया क्या है? मैं कैसे उसे लेकर आऊंगा यहाँ? मल्लिका ने कहा, देखो विशाल, उसे यहां लेकर आना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विशाल ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, हाँ प्लीज, अगर आप कर सकती हो तो मेरी मदद कीजिए ना। मल्लिका ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल ये सुनकर हैरानी से मल्लिका की ओर देखता रह जाता है। विशाल पूछता है, क्या शर्त है आपकी? मल्लिका ने बोला, तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। विशाल ये सुनकर हैरान खड़ा रह गया और उसने कहा, सॉरी मैम, ये मुझसे नहीं होगा, बेशक आप मेरी मदद मत कीजिए। मल्लिका ने हैरान होकर कहा, तुम मुझे मना कर रहे हो विशाल? विशाल ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, मैं सिर्फ प्रिया से प्यार करता हूं, इसलिए ये सब मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर मल्लिका विशाल के करीब जाती है और बिना कुछ कहे उसके होठों को अपने होठों से जोड़ देती है। विशाल हैरानी से 2 कदम पीछे हो जाता है और खुद को मल्लिका से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन मल्लिका उसके होठों को चूमती चली जाती है। मल्लिका इतना पैशनेटली विशाल को किस करती है कि विशाल भी हारकर उस किस को एंजॉय करने लगता है और उसकी भी आंखें बंद हो जाती हैं। विशाल उस किस में पूरी तरह से मदहोश हो जाता है। काफी देर तक मल्लिका आंखें बंद किए विशाल को किस करती रहती है। फिर मल्लिका धीरे धीरे विशाल से अलग होती है। विशाल कहता है, ये आपने क्या किया मैम? ये तो प्रिया के साथ धोखा हुआ ना? मल्लिका ने हंसते हुए कहा, क्या प्रिया तुमसे प्यार करती है? विशाल ने बोला, हाँ हाँ, वो मुझसे प्यार करती है। मल्लिका जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे होटल राजमहल में गूंजने लगी। तभी मल्लिका ने कहा, तुम 8001 रूम में जाओ, वहीं से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। इतना कहकर मल्लिका वहां से चली जाती है। विशाल फटाफट रूम नंबर 8001 में जाता है और फिर उसे वही सब देखने को मिलता है कि एक लड़की ने अपनी नस काट ली और उसके बाद उसके भाई ने भी अपनी नस काट ली। तभी वो दोनों भाई बहन उसके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम खाली हाथ आए हो विशाल, हमारा कातिल कहाँ है?
विशाल ये सुनकर थोड़ा डर जाता है और कहता है, वो अभी नहीं आया। ये सुनकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। तभी विशाल को महसूस होता है जैसे पूरा कमरा बुरी तरह से हिल रहा है और वहां मौजूद चीजें विशाल को लगने लगती हैं जैसे कोई उठा कर उसको मार रहा हो। विशाल डर कर कमरे से भागने लगता है तो दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। विशाल बुरी तरह से कांपने लगता है। उसे लगता है जैसे उसका खेल खत्म। तभी बंसी और मुरली जोर से बोलते हैं, बंद करो ये सब। एक तो वो तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम उसी को मार रहे हो। उसकी बात तो सुनो। थोड़ी देर में सारा शोर खुद से बंद हो जाता है। वो दोनों विशाल को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रहे होते हैं। विशाल उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप लोगों के साथ हुआ क्या था? इससे मुझे उस मानव को यहां लाने में मदद मिलेगी। ये सुनते ही दोनों भाई बहन शांत हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो लड़का शुरू करता है, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी छोटी बहन रिया। हम दोनों बहुत खुशी से अपनी माँ के साथ रहते थे। वो कमीना मानव मेरा दोस्त था और हमारा पड़ोसी भी। एक शाम मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और रिया घर पर अकेली थी। मानव घर आया और उसने हमारी गैर हाजिरी का गलत फायदा उठाया और रिया के साथ जबरदस्ती करने लगा। रिया की इज्जत को तार तार करके वो चला गया। ये सुनकर विशाल को बहुत बुरा लगा और उसका दिल करने लगा कि वो जाकर उस मानव के टुकड़े टुकड़े कर दे। तभी आगे राहुल ने बताया, जब हमें इस सच का पता चला तब हमने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन उसके पापा पुलिस में किसी बड़ी पोजीशन पर काम करते थे। पहले कितनी देर तक तो किसी ने हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी, लेकिन जब लिखी तब भी कोर्ट में उसने ये प्रूव कर दिया कि वो उस दिन जयपुर में ही नहीं था। इस दुनिया में सिर्फ उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा है। गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता यहाँ। जब राहुल ये बात बता रहा था तब रिया उसके पीछे खड़ी बुरी तरह से रोए जा रही थी। जैसे मरने के बाद भी उसके जख्म आज उतने ही हरे हैं जितने कि 7 साल पहले थे। राहुल आगे बोलता जा रहा है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई थी विशाल। उस कमीने ने आते जाते रिया को परेशान करना शुरू कर दिया था और सभी पड़ोस वाले परिवार वाले भी रिया को ही गलत कहने लगे थे। इस सदमे को मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। इतना कहकर राहुल भी रोने लगा। रिया ने तब कहा, मेरी माँ मेरी वजह से दुनिया छोड़कर चली गई। ये बोलकर रिया फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। राहुल ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। इन दोनों को इस हालत में देखकर विशाल का खून खौलने लगा। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो कुछ भी करके मानव को यहाँ इनके पास लेकर ही आएगा और उसे इस सब की सजा जरूर मिलेगी। खुद को संभालते हुए राहुल ने आगे कहा, और उसके बाद एक दिन। तभी घड़ी ने टन आवाज के साथ 3:30 बजने का इशारा किया और चारों तरफ चीख पुकार का आलम छा गया। आग की लपटें बढ़ने लगी, लेकिन विशाल राहुल और रिया से पूरी बात जान लेना चाहता है। लेकिन आग के धुएं से विशाल का दम घुटने लगा और आखिरकार उसको होटल राजमहल से बाहर आना ही पड़ा। विशाल बहुत ज्यादा उदास हो गया
और रह रहकर उसके सामने राहुल और रिया का रोता चेहरा ही घूमता जा रहा है। उससे सुबह का इंतजार नहीं हो रहा होता। तभी उसके दाएं कान में मुरली बोलता है, सो जा विशाल, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी। तभी बाएं कान में बंसी बोलता है, तुम कहो तो तुम्हें लोरी सुना दे। ये सुनकर विशाल गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। तभी दोनों बंसी और मुरली जोर जोर से हंसने लगते हैं। विशाल थोड़ी देर के बाद उठकर इंटरनेट पर 7 साल पहले की न्यूज चेक करता है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि रिया के परिवार वालों ने पैसों के लालच में मानव को रेप केस में फंसाने की कोशिश की। ये पढ़कर विशाल का खून खौल उठता है और वो गुस्से में मानव को कॉल करता है और बोलता है, देख मानव, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तूने बेचारी उस बच्ची रिया के साथ क्या किया था। तभी मानव ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? ये किसी की रोने और चिल्लाने की आवाजों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो इसी तरह से तड़पता तड़पता मर जाएगा। मानव ने रोते हुए कहा, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। विशाल मुस्कुराने लगा क्योंकि वो समझ गया कि अब ये मानव उसके जाल में फंस गया है। विशाल ने कहा, ठीक है, आज रात 11 बजे होटल राजमहल पहुंच जाना। होटल राजमहल का नाम सुनकर मानव के होश उड़ गए और वो बोला, लेकिन वो होटल तो 7 साल पहले ही जल गया था ना। विशाल ने कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हकीकत दुनिया के सामने आए तो चुपचाप होटल राजमहल पहुंच जाना। इतना कहकर विशाल फोन काट देता है और वहीं मानव के घर पर उसके कानों में उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, कौन है, कौन है? तभी उसके कानों में आवाज आती है, रात के 11:30 बजने वाले होते हैं और विशाल बेसब्री से होटल राजमहल में मानव का इंतजार कर रहा होता है। विशाल के मन में थोड़ा डर भी होता है कि अगर मानव नहीं आया तो वो राहुल और रिया को क्या जवाब देगा। उस वक्त पूरे होटल में सन्नाटा पसरा होता है, जैसे कि तूफान के आने के पहले का सन्नाटा हो। विशाल अभी माहौल में आए बदलाव को समझ ही रहा होता है कि तभी होटल राजमहल का दरवाजा खुलता है और अंदर 3 आदमी आते हैं। मानव अपने साथ 2 पुलिस वालों को लेकर आता है और अंदर होटल राजमहल को देखकर दंग रह जाता है। तभी विशाल अपनी सीट से उठकर उनकी तरफ बढ़ता है और मानव उसको देखते ही चिल्लाता है, ये रहा वो आदमी, इसी ने मुझे फोन पर धमकाया था, गिरफ्तार कर लो इसे। एक पुलिस वाला विशाल की तरफ बढ़ता है और उसे हथकड़ी पहनाते हुए बोलता है, तू है वो जो साहब के बेटे को परेशान कर रहा था? ऐसे केस में उलझाऊंगा ना, सारी जिंदगी जेल से वापस नहीं आ पाएगा। विशाल ने उससे बहुत ही आराम से कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो जाओ यहां से। वो पुलिस वाला गुस्से में बोलता है, हमें धमकी दे रहा है, चल हमारे साथ। वो जैसे ही विशाल को खींचने लगता है, हथकड़ी अपने आप खुल जाती है। तेज हवाएं चलने लगती है, लाइट जलने बुझने लग जाती है। ये बदले माहौल को देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी हवा में एक औरत की आकृति बनती है जो उन पुलिस वालों से कहती है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। वो दोनों पुलिस वाले मानव को वहीं छोड़कर तेजी से भागने लगते हैं। मानव उनके पीछे भागता है। अरे अरे मुझे भी तो साथ लेकर जाओ। मानव को इस तरह से डरते हुए देखकर बहुत से लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगती हैं। हंसी भी ऐसी जो इंसान की कभी झुरा दे। दोनों
पुलिस वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जब मानव निकलने लगता है तब तेजी से दरवाजा बंद हो जाता है। मानव चिल्लाने लगता है, मुझे भी साथ लेकर जाओ, कहां जा रहे हो तुम लोग? तभी मानव को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वो डर में अपनी आंखें बड़ी करते हुए पीछे मुड़ता है और अपने सामने राहुल और रिया को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के कारण पीछे होने लगता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। राहुल उसको बालों से खींचकर खड़ा करता है और उसे ऊपर कमरे की ओर ले जाने लगता है। मानव मदद की गुहार लगाने लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दे राहुल, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। राहुल गुस्से में चिल्लाता है, अब अपनी मौत सामने देखकर मुझे गलती की माफी याद आ रही है। तब ये सब कहा था जब तूने मेरी बहन के साथ रेप किया था। हम पर झूठे इल्जाम लगाए कि हम पैसे ऐसे के लिए ये सब कर रहे हैं। ये कहते कहते हवा में उड़ता हुआ ब्लेड आया जो जहां तहां से मानव के शरीर को काटने लगा। मानव दर्द में चिल्लाने लगा और उसके शरीर से खून बहकर जमीन पर गिरने लगा। राहुल उसे खींचता हुआ ऊपर कमरे में ले गया। रिया भी उसके साथ ऊपर कमरे में मौजूद है। विशाल भी उनके पीछे पीछे ऊपर कमरे में आ जाता है। मौका पाकर मानव रिया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दो रिया, तुम राहुल को समझाओ, मुझे मत मारो प्लीज, मैं अभी नहीं मरना चाहता। इतना कहकर मानव जोर जोर से रोने लगता है। तब रिया उसके बालों से पकड़कर उसे ऊपर हवा में लटका देती है और बोलती है, तुम मरना नहीं चाहता तुम्हें, तो हमें क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? मेरी माँ के मरने के बाद भी तुझे तसल्ली नहीं हुई थी, जो उसके बाद भी तूने इतना गंदा खेल खेला। ये बात सुनकर विशाल हक्का बक्का रह गया कि अभी और क्या रह गया है। तभी रिया ने विशाल की तरफ देखकर बोला, हमारी माँ के मरने के बाद अभी हमने खुद को संभाला भी नहीं था कि एक दिन इस कमीने मानव ने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे होटल ताजमहल के कमरे नंबर 1001 में मिलो। मेरे मना करने पर इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं नहीं आई तो ये राहुल भैया को जान से मार देगा। ये कहते कहते रिया बुरी तरह से फूट फूट कर रो पड़ी। ये सुनकर विशाल की आंखें भी नम हो गई कि शायद अपने भाई के लिए रिया इस होटल में इस दरिंदे के पास आई थी। रिया ने आगे बताया, भैया के लिए मैं यहाँ आई और इसने यहाँ भी मेरे साथ। ये कहते कहते उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसने मेरी इज्जत लूटी और साथ ही इस वैश्य ने मेरी इसके साथ वीडियो भी बनाई और मुझसे कहा कि अगर मैं इसके बुलाने पर यहाँ नहीं आया करूंगी तो ये राहुल भैया को तो मार ही देगा और उसके साथ ही ये वीडियो क्लिप भी लीक कर देगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। राहुल भी ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसने जोर से मानव को एक लात मारी और मानव दीवार से जा टकराया। मानव दर्द में करहाने लगा। रिया ने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे मरता देखकर आप भी अपनी जान दे देंगे। ये सब देखकर विशाल बहुत भावुक हो गया और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। राहुल ने रिया को गले लगाते हुए कहा, मैं बड़ा भाई होकर अपनी बहन को इस दरिंदे से बचा नहीं पाया तो मुझे भी जीने का हक नहीं था। छोटे तूने बहुत कुछ झेला। मानव ने इन दोनों को जब बात करता हुआ पाया
तो वो मौका देखकर उस कमरे से भागने लगा, लेकिन दरवाजे पर खड़े विशाल ने उसे पकड़कर वापस से अंदर धक्का देते हुए कहा, तो जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां चैन से नहीं जी पाती। जो गुनाह तूने किया है ना, उसके लिए तो मौत की सजा भी कम है। तभी राहुल बोला, तूने जिस हिस्से के लिए मेरी बहन की इज्जत लूटी ना, मैं उस हिस्से को ही तेरे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। ये सुनकर मानव हक्का बक्का रह गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, कोई बचाओ मुझे। तभी वो ब्लेड उड़ता हुआ आया और उसके गुप्त अंग को उसके शरीर से काटते हुए आग कर दिया। मानव की चीखें पूरे होटल राजमहल में गूंजने लगी। पल में पूरा कमरा खून की नदी में बदल गया और दर्द में कराहते कराहते मानव ने दम तोड़ दिया। ये देखकर राहुल और रिया के रोते चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और उन्होंने विशाल को देखकर कहा, थैंक यू विशाल, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम कभी यहां से आजाद नहीं हो पाते। विशाल बस उन्हें देखकर मुस्कुराता रहा और कुछ देर बाद बोला, आप दोनों ने जो झेला वो बहुत गलत था। ऐसे दरिंदों को बीच सड़क मार देना चाहिए, जिससे कोई आदमी कभी किसी की माँ, बहन, दोस्त, पत्नी या बेटी पर बुरी नजर ना रखे। विशाल की बात सुनकर राहुल और रिया ने भी हामी में अपना सर हिलाया। तभी राहुल ने विशाल से कहा, विशाल, आज ये पहली बार नहीं है जब तुमने मेरी मदद की है। इससे पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो। विशाल ये सुनकर हैरान रह गया और एक टक उन दोनों की तरफ देखने लगा। तब राहुल ने विशाल को बताया, तुम भी उसी स्कूल में पढ़ते थे विशाल, जहां हम पढ़ते थे। तब एक दिन स्कूल में कुछ शरारती बच्चों के ग्रुप ने मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। तब तुमने बीच में आकर मेरी मदद की थी और मुझे उन लड़कों से बचाया था। विशाल ये सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इस भावुक समय में उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और खड़ा बस मुस्कुराता रहा। तभी होटल राजमहल का दरवाजा खुल गया और सफेद रोशनी चमकने लगी। राहुल और रिया ने एक बार फिर विशाल को थैंक यू कहा। फिर वहां खड़ी मल्लिका और बाकी आत्माओं को अलविदा बोलकर वो दरवाजे के पास जाने लगे। तभी रिया ने पीछे मुड़कर विशाल से कहा, विशाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शायद इसीलिए तुम्हें हम सबकी मदद के लिए चुना गया है। आगे का सफर और भी खतरनाक होने वाला है, इसलिए तुम कभी हिम्मत मत हारना और यहाँ मौजूद सभी आत्माओं को आजाद करवा देना। इतना कहकर वो वहां से चले गए और दरवाजा पार करते ही धुएं की तरह हवा में गुम हो गए। विशाल बस उनको जाता हुआ देखता रह गया। वो जानता है कि उसके सामने अब एक और पीड़ित आत्मा आएगी, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके चेहरे पर सुकून देखा जा सकता है। किसी की मदद करने का सुकून, किसी को इंसाफ दिलाने का सुकून। तो अब क्या होगा आगे? किसकी मदद करेगा अब विशाल?